प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। ठीक है, शानदार और फर्स्ट क्लास होंगे। ठीक है, हम लोग चर्चा करने जाएंगे आज 1909 का, जो आपका अधिनियम है। ठीक है, 1909 का ये बेसिकली भारत शासन अधिनियम है। ठीक है, 1909 वाला। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, 1909 के बारे में। उसके बाद फिर हम 1919 के अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे। एंड द लास्ट हम 1935 के अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये तीन अधिनियम हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे और बड़ी आराम से हम इनको देख लेंगे। ठीक है जी। जी, आपको पता ही चल रहा होगा कि आज मैं क्लास कहाँ से ले रहा हूँ। ये बात आप बहुत अच्छे से जान रहे होंगे। ठीक है, चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं भैया जी कहाँ से, 1909 के 1909 के भारत परिषद अधिनियम से। ठीक है भैया जी, भारत परिषद अधिनियम से, भारत परिषद अधिनियम से, अधिनियम, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सब लोग फोकस करिएगा। किसके बारे में भैया जी? 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलेंगे सर? भैया जी इसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1909। ठीक है, 1909 का भारत परिषद अधिनियम क्या बोलेंगे भैया जी इसको हम? 1909 का भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम, अधिनियम, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट या इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। तो सर ये हो गया हमारा 1909 का भारत परिषद अधिनियम। अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। इस 1909 के भारत परिषद अधिनियम को हम लोग मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी बोल देते हैं। इस 1909 के भारत परिषद अधिनियम को हम लोग क्या बोल देते हैं? तो भैया जी इस 1909 के भारत परिषद अधिनियम को हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी बोल लेते हैं। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी बोल देते हैं, सुधार अधिनियम। अब यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है? ठीक है भैया जी, आपको यहां पर क्या ध्यान रखना है? आपको यहां पे ये ध्यान रखना है कि ये जो पीछे वाले हैं ना भैया, ये जो पीछे वाले हैं, ये पीछे वाले मिंटो, तो ये मिंटो जो है, जो पीछे वाला व्यक्ति है, ठीक है, ये होंगे भारत के, ठीक है, गवर्नर जनरल। तो भैया जी ये कौन होंगे? ये होंगे सब भारत के गवर्नर जनरल। ये जो पीछे वाला व्यक्ति है, ये गवर्नर जनरल होता है भैया। और ये जो आगे वाला व्यक्ति है ना, मार्ली, ये उस समय भारत राज्य सचिव होता है। अब भारत राज्य सचिव मैंने आपको बता दिया भैया क्या होता है क्या नहीं होता। तो ये भारत राज्य सचिव होता है, जो आगे वाला व्यक्ति है मार्ले, और पीछे वाला व्यक्ति जो है ना मिंटो, वो होता है गवर्नर जनरल। क्या होता है? गवर्नर जनरल। चलिए, अब इस अधिनियम से क्या किया गया? इस अधिनियम से बेटा जो केंद्रीय विधान परिषद थी ना, केंद्रीय विधान परिषद की सदस्य संख्या को और बढ़ा दिया गया। और केंद्रीय विधान परिषद की सदस्य संख्या बढ़ाकर इस अधिनियम से कर दी गई सीधे 60। कितनी कर दी गई? 60। तो बेटा ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम से केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया। ठीक है भैया जी, ध्यान रखना। इससे भैया जी क्या, इस अधिनियम से केंद्रीय विधान परिषद की, केंद्रीय विधान परिषद की सदस्य संख्या को बढ़ाया गया, सदस्य संख्या को बढ़ाया गया, बढ़ा दिया गया। ठीक है जी, केंद्रीय विधान परिषद की सदस्य संख्या को बढ़ा दिया गया। और बढ़ाकर भैया जी सीधे उसको कितना कर दिया गया? 60 कर दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद क्या है? सब एक ऐसी संस्था जो संघ सूची के विषयों पर या केंद्रीय विषयों पर कानून बनाएगी। हालांकि अभी तक कोई ऐसी सेपरेट यूनियन लिस्ट या स्टेट लिस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एक ऐसी संस्था जो केंद्रीय विषयों पर कानून बनाएगी, जो कानून बनाने वाली संस्था है, उसी को हम लोग कहेंगे केंद्रीय विधान परिषद। तो सदस्यों की संख्या को बढ़ा के बेटा 60 कर दिया गया। अब इस 60 में से, ठीक है, ये जो 60 सदस्य हैं टोटल, ये बात ध्यान रखना। तो सदस्यों की संख्या सर कितनी है? सदस्यों की संख्या है भैया जी 60, जो केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य हैं। अब ये जो सदस्य 60 है, इन 60 में से बच्चे जो 33 सदस्य हैं, 33 सदस्य इसमें से होते हैं मनोनीत, और जो 27 सदस्य होते हैं बच्चे, 27 सदस्य इसमें से होने हैं निर्वाचित। तो ध्यान रखना, इन 60 में से 33 सदस्य होंगे मनोनीत, 60 में से 33 सदस्य होंगे भैया जी मनोनीत, 33 सदस्य मनोनीत होंगे 60 में से।
मनोनीत होंगे 60 में से, ठीक है। और जो 27 सदस्य होंगे ना भैया जी, 27 सदस्य कैसे होंगे, 27 सदस्य निर्वाचित होंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। तो 33 सदस्य मनोनीत होंगे और भैया जी 27 सदस्य क्या होंगे, 27 सदस्य निर्वाचित होंगे। 27 सदस्य क्या होंगे भैया जी, निर्वाचित होंगे, निर्वाचित होंगे। मतलब 27 सदस्यों का तो इलेक्शन होगा और 33 सदस्य क्या होंगे सर, जो मनोनीत करे जाएंगे गवर्नर जनरल के द्वारा। ये बात तो समझ में आ गई। ये एक्ट बेटा ठीक है बहुत विशेष है। क्यों विशेष है इसको मैं आपको बताऊंगा, बस आप यहां पर देखना। तो सर 60 में से 33 सदस्य मनोनीत होने थे, ठीक है। 27 सदस्य क्या होने थे, 27 सदस्य बच्चे इसमें से निर्वाचित होने थे, ठीक है। अब ये जो 33 मनोनीत है ना, ये जो 33 बेटा सदस्य मनोनीत है, इनमें 33 सदस्यों में से भी दो प्रकार के मनोनीत हैं सदस्य। इन 33 में से दो प्रकार के सदस्य हैं जो मनोनीत। जी बेटा, तो 33 में दो प्रकार के सदस्य होंगे जो मनोनीत होंगे, ठीक है। इन 33 में से 5 ऐसे होंगे जो शासकीय मनोनीत होंगे। शासकीय मनोनीत मतलब जो सरकारी अधिकारी या कर्मचारी होंगे। तो 33 में से 5 शासकीय मनोनीत होंगे और 28 जो होंगे वो साधारण मनोनीत होंगे। 28 कैसे होंगे भैया जी, 28 साधारण मनोनीत होंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है भैया। तो मैंने सिंपल सी बात बताई कि केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 60 कर दिया गया इस अधिनियम से। अब केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या को बढ़ा के 60 तो किया गया, जिसमें से 33 सदस्य मनोनीत होने हैं, 27 सदस्य भैया जी इसमें से निर्वाचित होने। 33 में से अब आंकड़ा क्या है 33 का, तो साहब 33 का आंकड़ा ये है कि जो 33 मनोनीत होंगे, इन 33 में से 5 शासकीय मनोनीत होंगे, मतलब जो सरकारी कर्मचारी या अधिकारी होंगे, ठीक है, वो भी विधान परिषद में जाएंगे, ठीक है। वो 5 ठीक है सदस्य जो होंगे वो शासकीय मनोनीत होंगे, 5 सदस्य, और बाकी के जो 27 होंगे बेटा वो इलेक्टेड होंगे। इस अधिनियम से भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की आधारशिला रखी गई। ये वो अधिनियम है, ठीक है। इस अधिनियम से पहली बार भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। क्या है होती है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है बेटा। तो इस अधिनियम से पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। मैं लिख देता हूं, इस अधिनियम से पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, शुरुआत हुई। ठीक है जी, ध्यान रखना। तो ये वो अधिनियम है बच्चे, ठीक है, जिस अधिनियम से भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, ठीक है। जिसमें से मैं बता देता हूं कि ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है, इसका मतलब क्या है सर, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, इसको कम्युनल इलेक्शन मेथड कहते हैं। कम्युनल इलेक्शन मेथड कहते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को। और भैया जी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का मतलब ये होता है, ये आपको समझना है कि बेसिकली इसमें संप्रदाय के आधार पर सीटों का आरक्षण किया गया। मतलब ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, धर्म के आधार पर सीटें जो है वो भैया जी आरक्षित की गई थी। क्या की गई थी इसमें, धर्म के आधार पर सीटों का आरक्षण किया गया। धर्म के आधार पर या संप्रदाय के आधार पर सीटों का या सीटों को आरक्षित किया गया, आरक्षित किया गया धर्म के आधार पर। जैसे भैया जी ठीक है, इस अधिनियम में 6 सीटें जो थी, 6 सीट्स बेटा वो मुसलमान के लिए आरक्षित की गई, मुसलमान के लिए। तो जो 6 सीटें मुसलमान के लिए आरक्षित की गई हैं, उन पे केवल मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा होगा। ये बात तो समझ में आती है। जैसे आज भी हमारे यहाँ लोकसभा में 84 और 47 सीटें क्रमशः एससी और एसटी के लिए आरक्षित हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम पंचायतों में बात करें तो पंचायतों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तो जो सीट एससी एसटी या महिला के लिए आरक्षित है, ठीक, वहां पर उसी वर्ग का प्रतिनिधि खड़ा होगा। ये बात तो समझ में आ रही है। लेकिन वोट तो हर कोई देता है ना। जैसे आपके यहाँ पंचायत के चुनाव में प्रधानी की सीट एससी में आ गई, तो कोई ऐसी कैंडिडेट खड़ा होगा आपके गांव का, लेकिन साहब वोट तो हर एक आदमी देगा, चाहे वो किसी भी वर्ग का सही। लेकिन यहां क्या है, यहां पर व्यवस्था थोड़ी सी ठीक है उल्टी है। यहां पर जो 6 सीट मुसलमानों के लिए आरक्षित है, उन सीटों पर खड़ा होने वाला रिप्रेजेंटेटिव भी मुसलमान होगा और उसको वोट करने वाला भी मुसलमान होगा। कोई अन्य धर्म का व्यक्ति वोट नहीं कर सकता,
ठीक है, तो ये विशेष व्यवस्था थी। मतलब सर यहां पर जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो खड़ा हो रहा है, जो रिप्रेजेंट करेगा, जो रिप्रेजेंटेटिव है वह भी मुसलमान बेटा, वो भी उसी धर्म से है। और साथ ही साथ जो वोटर है, ठीक है ना, वोटर भी यहां पर कौन होगा, वोटर भी भैया जी मुसलमान होगा, वोटर भी उसी धर्म से होगा। तो इसलिए ये जो प्रणाली है ये बहुत विशिष्ट हो जाती है। ठीक है, कुल मिलाकर जब ये एक्ट बना था ना, जब ये एक्ट बन रहा था तो बेटा एक्ट ब्रिटिश संसद में लाया गया था, और ब्रिटिश संसद में लाने के बाद फिर इसको भारत में भेजा जाना था। यार मत चलाओ, तुम्हारी कसम मेरे, ना ना फिर, हाँ। ठीक है, तो ये ब्रिटिश संसद में लाया गया और ब्रिटिश संसद के बाद ये भारत में भेजा गया। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं कि जब ये एक्ट बन रहा था तो मार्ले मिंटो को लिखता है, हाँ, ठीक है, तो मार्ले मिंटो को लिखता है और बोलता है कि भाई साहब हम भारत में एक ऐसा विषैला बीज बो रहे हैं जिसका फल बहुत जहरीला होगा। हम भारत में एक ऐसा विषैला बोझ बोने जा रहे हैं। विषैला बोझ तो था ही, क्योंकि इन्होंने क्या किया, धर्म के आधार पर सीटों को आरक्षित कर दिया, और धर्म के आधार पर सीटों को आरक्षित करके इन्होंने मुसलमानों को, ठीक है, बेसिकली सॉफ्ट रूप से टारगेट किया, मुस्लिम तुष्टीकरण किया। ठीक है, जब हिंदू या फिर बाकी अन्य धर्म के लोग इसका विरोध करने लगे तो अंग्रेजों ने मुसलमानों से कहा कि देख लो, तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन तो हिंदू ही हैं, तुम इनको अपना हितैषी बताते हो लेकिन ये तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। जबकि हिंदू इसका विरोध कर रहे थे कि साहब ये जो कम्युनल इलेक्शन मेथड है ये गलत है। लेकिन धर्म के आधार पर मत करो सीटों का निर्धारण, किसी और बेस के आधार पर कर लो, इससे हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक खाई पैदा हो जाएगी। ठीक है, उनके बीच में बेसिकली धार्मिक गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा, इस तरह से जो ना। लेकिन अंग्रेज एक्चुअली यही चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों की पॉलिसी ये थी कि डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। ठीक है, बेसिकली अंग्रेजों ने मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिया, केवल 6 सीट दी, कुछ ज्यादा नहीं दे दी। भाई एक बात बताओ, केवल इलेक्टेड मेंबर्स हैं कितने, 27, और 27 में से भी मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना, 6 मुसलमानों के लिए है। अब इन 27 में से भी ध्यान रखना 2 प्रकार का सेपरेशन है। 27 में से 14 का विशेष निर्वाचन है, ठीक है, विशेष निर्वाचन है, और जो 13 है उनका सामान्य निर्वाचन है। 13 जो है उनका सामान्य निर्वाचन है। इन 14 के लिए, इन 14 में से जो 6 सीटें हैं, 14 में से 6 सीट मुसलमानों को दी। ठीक है, ये दिखाने के लिए कि अंग्रेज मुसलमानों के कितने बड़े हितैषी हैं। जब हिंदुओं ने या फिर बाकी अन्य धर्म के लोगों ने कहा कि साहब ये आप गलत कर रहे हो, क्योंकि उनको इस बात से दिक्कत नहीं है कि आपने मुसलमानों के लिए क्यों आरक्षित किया, उनको दिक्कत इस बात से है कि प्रणाली ही गलत है। तो अंग्रेज जो है ना मुसलमानों को भड़काने लग गए, और वास्तव में ये एक ऐसा एक्ट था जिसने इतना विषैला बीज बोआ कि 1947 में धर्म के नाम पर, ठीक है, एक देश बन गया, एक देश बन गया। वो इसी एक्ट की देन है। ठीक है भैया जी, जो 6 सीट मुसलमानों के लिए, ठीक है, 6 सीट जो है जमींदारों के लिए, जमींदारों के लिए, क्योंकि जमींदार अंग्रेजों के बहुत बड़े हितैषी थे। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे ज्यादा अगर किसी ने साथ दिया है तो बेटा इन्हीं जमींदारों ने दिया है। और बाकी का 2 सीट जो है वो व्यापारियों के लिए, व्यापारियों के लिए रिजर्व की गई। आप देख लो 14 सीटों पर बेटा क्या था, 14 विशेष सीटें थी जो इलेक्टेड होनी थी, 14 स्पेशल सीट थी, विशेष सीट थी। और इन 14 विशेष सीटों पर जो आरक्षण की व्यवस्था है उसमें से 6 मुसलमान को, 6 जमींदारों को और 2 व्यापारियों को मिला, टोटल 14 हो गई। और 13 सीटों पर बच्चे क्या होना था, 13 सीटों पर सामान्य निर्वाचन होना था, जनरल इलेक्शन होना था। मतलब ठीक है, किसी भी धर्म का व्यक्ति खड़ा हो सकता है, ठीक है ना, और उसको सबसे ज्यादा वोट मिलनी चाहिए, बस बात खत्म। क्लियर है। इसके अलावा एक दुखद पक्ष यह है इस एक्ट का, ठीक है ना, एक दुखद पक्ष यह है बेटा इस एक्ट का कि कुछ लोग इस एक्ट को बनाए जाने में गोपाल कृष्ण गोखले का योगदान मानते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये जो एक्ट है ना, इस एक्ट को बनाए जाने में, इस एक्ट को बनाए जाने में, इस एक्ट को बनाए जाने में, बनाए जाने में गोपाल कृष्ण गोखले साहब का योगदान माना जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले का योगदान माना जाता है, योगदान माना जाता है, योगदान माना जाता है, माना जाता है। ठीक है, ये बड़ा सैड पक्ष है इसका। आप कहेंगे सर सैड पक्ष कैसे है, मैं आपको बताता हूं बेटा। ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले का योगदान क्यों माना जाता है, क्योंकि आप सब लोग जानते हो
कि जो आपका 1892 का परिषद अधिनियम था, 1892 के परिषद अधिनियम से 3 भारतीयों को परिषद में शामिल किया गया था, विधान परिषद में। ठीक है, गोखले, मेहता और बनर्जी। ठीक है, तो उनमें से जो स्पेशली गोखले साहब थे ठीक है, उनको बेटा इस एक्ट को बनाए जाने का ठीक है ना, वो माना जाता है कि ये सहयोगी थे। और बेसिकली इनके सहयोगी होते हुए इतना गंदा एक्ट कैसे बन गया, जिसने मुस्लिम तुष्टीकरण किया, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाने का काम किया, ये बात हमारी समझ के बाहर है। तो कुल मिलाकर इस एक्ट को बनाए जाने में गोपाल कृष्ण गोखले का योगदान बेटा माना ही जाता है। लेकिन इसके अलावा केंद्रीय विधान परिषद के जो सदस्य थे उनके अधिकार भी बड़े थे, ऐसा भी नहीं है बच्चे। इस अधिनियम से केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि भी हुई। इस अधिनियम से केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि भी हुई। सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि भी हुई। अधिकारों में वृद्धि भी हुई बेटा, वृद्धि भी हुई। ठीक है, ऐसा भी है। तो साहब इस एक्ट से केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों के अधिकारों में भी बढ़ोतरी हुई। जैसे कि सर अब बजट पर, जो बजट था, अब बजट पर काउंटर क्वेश्चन, पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिल गया। ठीक है जी, तो अब बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिल गया। बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी मिल गया। बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी मिल गया। अधिकार मिल गया। ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है साहब कि बजट पर अब पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है, बजट पर अब काउंटर क्वेश्चन किया जा सकता है। तो बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, है ना। इसके अलावा जो सार्वजनिक महत्व के विषय थे, सार्वजनिक महत्व के विषयों पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं, जो कि पहले नहीं पूछ सकते थे। तो अब सर सार्वजनिक महत्व के विषयों पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब सार्वजनिक महत्व के विषयों पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। महत्व के विषयों पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। विषयों पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछा जा सकता है, जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो सर अब जो सदस्य है ना, वह सदस्य अब सार्वजनिक महत्व के विषयों पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा इतना ही नहीं, जो वायसराय था, मतलब जो गवर्नर जनरल, जी जी बेटा, ठीक है ना, तो गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक भारतीय सदस्य को शामिल किया गया, या वायसराय की काउंसिल में एक भारतीय सदस्य को भी शामिल किया गया था इस एक्ट से। तो बेटा इस एक्ट से वायसराय की काउंसिल में, इस एक्ट से वायसराय की काउंसिल में, वायसराय की काउंसिल में, काउंसिल में एक भारतीय सदस्य को शामिल किया गया, एक भारतीय सदस्य को शामिल किया गया, सदस्य को शामिल किया गया, शामिल किया गया, किया गया। और वो भारतीय सदस्य थे एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सिन्हा। ठीक है, एसपी सिन्हा। ठीक है सर, तो भारतीयों को अधिकार तो व्यापक हुए। ठीक है, भारतीयों को अब पहले से ज्यादा अधिकार मिले, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वायसराय की काउंसिल में बेटा एक भारतीय सदस्य को भी शामिल किया गया। इतना ही नहीं, जो भारत राज्य सचिव था ना, भारत राज्य सचिव, भारत राज्य सचिव, भारत राज्य सचिव की काउंसिल में 15 सदस्य होने थे, आपको पता है, काउंसिल में 15 सदस्य होने थे। तो इसमें भी 2 भारतीय चुने गए, 2 भारतीय अपॉइंट किए गए। ठीक है, एक केसी गुप्ता, एक केसी गुप्ता और दूसरे सैयद हुसैन विलग्रामी, दूसरे सैयद हुसैन विलग्रामी, गुप्ता और दूसरे सैयद हुसैन विलग्रामी। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। केसी गुप्ता और सैयद हुसैन विलग्रामी, विलग्रामी। ठीक है, चलिए, तो ये जो 1909 का भारत परिषद अधिनियम है, ठीक है, एक बार मैं आपको अच्छे से बताता हूं 1909 के भारत परिषद अधिनियम में क्या हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले इस अधिनियम को इस कारण से जाना जाता है, या फिर ये एक, ठीक है ना, कुख्यात अधिनियम है,
ये कोई प्रख्यात अधिनियम नहीं है, कुख्यात है, क्योंकि वास्तव में इसने भारत में एक ऐसा विषैला बीज बोआ जिसका फल इतना जहरीला निकला कि इस जहरीले फल के आधार पर दो देश बने। ठीक है ना, एक देश तो बेसिकली पृथक होके बना, ठीक है, दूसरा भी आपको पता है कि बांग्लादेश, तो दो देश बने जो धर्म के आधार पर बने। स्पेशली वो बात अलग है कि पहले केवल पाकिस्तान बना था, लेकिन उसी पाकिस्तान से फिर अलग होके, ठीक है, जो पूर्वी पाकिस्तान था वो अब बांग्लादेश बन गया। दूसरा, ठीक है, भारत में जो सांप्रदायिकता है ना, वो इसी अधिनियम के बाद चरम पे पहुंची। ठीक है, क्योंकि भारत में तो हिंदू और मुसलमान सैकड़ों साल से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे के कार्यों में सहयोग दे रहे हैं। और आज भी आप देख लो, ठीक है, अगर आज भी आप वर्तमान में देखोगे तो वर्तमान में भी आप पाओगे कि किस तरह से, कितने अच्छे से हिंदू और मुसलमान आपस में एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे के क्रियाकलापों में सहयोग कर रहे हैं, है ना। अब देखो, लेकिन ठीक है, इसी अधिनियम से वास्तव में जो 1900, ठीक है, 45, 46, 47 में जो सांप्रदायिक दंगे हुए, ठीक है, और सांप्रदायिकता अपने चरम पे पहुंची, उसका जो नींव रखी थी ना, उसकी जो आधारशिला रखी थी, वो इसी अधिनियम ने रखी थी। इसकी आधारशिला क्लियर है। तो इस अधिनियम ने भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का क्या मतलब होता है? तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का मतलब मैंने आपको समझा दिया था बच्चे, कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आशय यह है कि साहब इसमें, ठीक है ना, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर सीटों को आरक्षित किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन। ठीक है, सीटों को आरक्षित किया गया। 6 सीटें मुसलमान को दी गई। ठीक है, 6 सीटें जो है, आगे चाहे आगे, ठीक है, 6 सीटें बेसिकली इसमें मुसलमानों को दी गई, और उन सीटों पर केवल मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव ही खड़ा हो सकता है, और वोट करने वाला भी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का केवल मुस्लिम वोटर ही हो सकता है, अन्य धर्म के लोगों को वोट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा इस एक्ट को बनाए जाने में गोपाल कृष्ण गोखले का योगदान माना जाता है। ये अपने आप में एक दुखद बात है कि गोपाल कृष्ण गोखले का हम योगदान मानते हैं, कि बेसिकली उनके, ठीक है, बेहद से ही या उनके प्रयासों से ये एक्ट बना कुल मिलाकर। और मार्ले मिंटो को लिखता ही है जब ये एक्ट बन रहा था ब्रिटिश संसद में, कि हम ऐसा एक विषैला बीज बो रहे हैं जिसका फल बहुत जहरीला होगा। ठीक है, कुल मिलाकर केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या अब बढ़ के 60 हो गई। ठीक है, इससे पहले 1892 का जो परिषद अधिनियम था, 1892 के परिषद अधिनियम में बेटा ये जो सदस्य संख्या थी ना, ये सदस्य संख्या केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की केवल 16 थी मात्र। 16 से सीधे बढ़ के केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या अब 60 हो गई। 60 में से 33 मनोनीत होंगे, 33 मनोनीत में से 5 सरकारी सदस्य होंगे, और बाकी का जो 28 होंगे वो सामान्य मनोनीत होंगे। ठीक है, 27 निर्वाचित होंगे। जो 27 निर्वाचित होंगे उनमें 14 विशेष निर्वाचन होगा, 14 का, जिनमें सांप्रदायिक निर्वाचन होगा, 6 का मुसलमानों का, 6 सीटें जमींदारों के लिए, 2 सीटें व्यापारियों के लिए, बाकी का 13 सीटों पर सामान्य निर्वाचन होगा। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर अधिकार भी दिए गए। अब बजट पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बजट पर पूरक प्रश्न, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रश्न पूछा जा सकता है। गवर्नर जनरल की काउंसिल में, जो गवर्नर जनरल है उसकी काउंसिल में, ठीक है, एसपी सिन्हा, वायसराय की काउंसिल में एसपी सिन्हा को शामिल किया गया। ये पहले भारतीय थे, ये लिख लेना, ये पॉइंट पूछा जाता है। तो पहले भारतीय एसपी सिन्हा थे, बहुत पूछा जाता है ये। और इसके अलावा जो भारत सचिव की काउंसिल है उसमें 2 भारतीयों को, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को शामिल किया गया। अब आइए चलते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम। ये 1919 का भारत शासन अधिनियम है बेटा, शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1919 का भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है जी, 1919 का भारत शासन अधिनियम है ये। अब इस अधिनियम को बेटा बोला जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। इसको क्या बोला जाता है सर? इसको बोला जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। चेम्सफोर्ड अधिनियम, ठीक है सर। अब इसमें से जो चेम्सफोर्ड है, ये चेम्सफोर्ड कौन है सर? ये चेम्सफोर्ड भारत का गवर्नर जनरल है। चेम्सफोर्ड कौन होगा? गवर्नर जनरल होगा। ठीक है जी। और मोंटेग्यू कौन होगा भैया जी? मोंटेग्यू भारत राज्य सचिव होगा, भारत राज्य सचिव होगा। ये एक्ट बेटा और भी ज्यादा जहरीला है, और भी ज्यादा दुखदाई है। ठीक है, मैं चाय पी लूं, आपकी अनुमति हो? 2 मिनट लगेंगे, मेरा गला भी खराब हो रहा है बच्चे।
चलिए ठीक है, आइए। देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, इस क्लास के माध्यम से मैं आज सबको बताना चाहता हूं कि इस क्लास के बाद पॉलिटी तो आपकी खत्म हो गई, जो आप कहते हो ना सिलेबस, तो सिलेबस आपका खत्म हो गया इस क्लास के बाद, ठीक है, पॉलिटी का। लेकिन उसके बावजूद भी मैं पॉलिटी की क्लास लूंगा, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण आयोग में कराऊंगा। और जो कि मैंने आपसे कमिटमेंट किया था ना बेटा, कि जितने भी केसेस हैं, ठीक है, वो सारे केसेस मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो मैं अपना वादा भूला नहीं हूं, मैं अपने वादे का पक्का हूं, साफ बात समझ में आ रही है? बिल्कुल पक्का हूं मैं अपने वादे का, मैं उसको भूला नहीं हूं। मैं 101% बेटा आपका पढ़ाऊंगा, ठीक है, सबको। ठीक है, तो सिलेबस खत्म है। जो आपको एक टेंशन थी ना, सिलेबस सिलेबस कब खत्म होगा सर, कैसे होगा, वो आपका खत्म हो गया। अब जो भी पॉलिटी की क्लासेस चलेंगी ना, पॉलिटी की वो क्लासेस आपके हित में चलेंगी, आपकी डिमांड पे चलेंगी। ठीक है, कि आपको, ठीक है, ऐसा लगेगा कि जब आप किसी भी बुक को उठा के देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि साहब किसी किसी बुक से ज्यादा तो कंटेंट, ठीक है, हमारे दिग्विजय सर की क्लास नोट्स में है, आपको खुद लगेगा। ठीक है जी। तो ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं आराम से। हाँ, जैसे महिला आयोग हो गया, परिसीमन आयोग हो गया, मानवाधिकार आयोग हो गया, ठीक है, राजभाषा आयोग हो गया, ठीक है, ये सारी बातें। और जो विभिन्न विभिन्न आयोग बने हैं केंद्र राज्य संबंधों पे, चाहे सरकारी आयोग हो, ठीक है, राजमन्नार कमेटी हो, तो ऐसी जो कमेटियां बनी हैं, ठीक है, स्पेशली, ठीक है, किसी भी विशेष वगैरह के लिए, या केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तों की बंटवारे के लिए जो बनी हो, मैं सब कराऊंगा। ठीक है, ऑफिशियल सिलेबस कंप्लीट है। जिनको ये जल्दी थी कि सिलेबस कब होगा, उनको बेटा मैं बताना चाहता हूं कि ऑफिशियल सिलेबस कंप्लीट है। अब जो भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसे आप मेरी तरफ से, ठीक है, अपने लिए एक गिफ्ट समझेंगे कि अब तो ये दिग्विजय सर एक्स्ट्रा क्लास लेके हमको गिफ्ट दे रहे हैं। और वो गिफ्ट ऐसा है कि वहां से क्वेश्चन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, लेकिन फिलहाल उनका कंटेंट यूट्यूब पर या फिर एप्लीकेशन पर कहीं पे भी नहीं है। इनफैक्ट मैं भी पहली बार ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो चीजें, ये केवल मैं आप भी लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ। हाँ, संविधान संशोधन वगैरह भी। सर आपकी जो रीजनिंग की क्लास हो रही है उसे इस बैच में भी प्रोवाइड करा दीजिएगा बेटा। ठीक है, मुझे ये आदेश नहीं मिला, ठीक है, आदेश मिला होता तो मैं आपके बैच में भी उसको प्रोवाइड करवा देता। ठीक है, तो मैं एक बार सर से बात कर लूंगा। ठीक है सर। तो इसको ये जो अधिनियम है 1919 का भारत शासन अधिनियम, इस 1919 के भारत शासन अधिनियम को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार रिफॉर्म्स, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहते हैं। ठीक है ना। इस एक्ट को जब बनाया गया था, तो उस समय चेम्सफोर्ड कौन था? गवर्नर जनरल था। मॉन्टेग्यू कौन था सर? भारत राज्य सचिव था। मॉन्टेग्यू कौन था? भारत राज्य सचिव था। ठीक है ना। इस एक्ट से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी, ठीक है, उसका विस्तार किया गया इस एक्ट से, और इनफैक्ट सिखों को भी उसमें शामिल किया गया। ठीक है। तो इस एक्ट से सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? इस एक्ट से सर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर दिया गया। पहले केवल इसमें मुसलमान आते थे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में, अब उसका विस्तार करके सिखों को भी उसमें जोड़ लिया गया। तो इस एक्ट से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। प्रणाली का विस्तार किया गया। विस्तार किया गया। और और मुसलमानों को भी, मानव को भी, सॉरी, सिखों को भी उसमें जोड़ दिया गया। ठीक है जी। किसको बेटा? सिखों को। चलिए, तो उसमें सिखों को भी, ठीक है सर, किसको बेटा? सिखों को भी उसमें ऐड कर दिया गया, सिखों को भी उसमें जोड़ दिया गया। सिखों को भी उसमें जोड़ दिया गया। उसमें जोड़ दिया गया। जोड़ दिया गया। जोड़ दिया गया। तो इस एक्ट से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया, और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करके बेटा अब इसको, ठीक है, हमने सिखों तक, ठीक है ना, विस्तार कर दिया। सिखों को भी हमने इसमें जोड़ दिया। ठीक है भैया जी, ये बात समझ में आ रही है? चलिए, लेकिन ये पहला अधिनियम था जिस अधिनियम से केंद्रीय विधान परिषद वाई कैमरल हुई।
ठीक है जी हाँ, ये पहला अधिनियम था बाबू। ठीक है, इस अधिनियम से केंद्रीय विधान परिषद को द्विसदनीय कर दिया गया। इस अधिनियम से केंद्रीय विधान परिषद को द्विसदनीय कर दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद को द्विसदनीय कर दिया गया। द्विसदनीय, जैसे आज हमारी संसद है ना द्विसदनीय, जैसे आज हमारी संसद है ना द्विसदनीय, उसमें एक उच्च सदन और एक निम्न सदन है। तो ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहली बार केंद्रीय विधान परिषद द्विसदनीय हुई, उसमें ब्रिटेन की संसद के तर्ज पर एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस का गठन किया गया। तो एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस का गठन किया गया, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन बना। ठीक है भैया जी, अब ये जो उच्च सदन था, उच्च सदन, ठीक है, इसका नाम होना था बेटा राज्य परिषद, जैसे वर्तमान में राज्यसभा की भांति। तो जो वर्तमान में हमारी राज्यसभा है उसकी भांति इसका नाम होना था राज्य परिषद। और जो निम्न सदन था उसका नाम होना था विधानसभा। क्या होना था? विधानसभा। लोकसभा की भांति उसका नाम होना था विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा। क्लियर है? अब ये जो उच्च सदन है, इस उच्च सदन में सदस्यों की संख्या बेटा 60 होनी थी। ठीक है ना? उच्च सदन में कितने सदस्य होने थे? उच्च सदन में 60 सदस्य होने थे, टोटल 60 सदस्य होने थे। अब इन 60 में से कुछ सदस्य मनोनीत थे, कुछ सदस्य निर्वाचित थे। जैसे आज हमारी राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं और शेष 233 सदस्य जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं। तो ऐसे ही इसमें जो भैया जी सदस्य संख्या थी, वह सदस्य संख्या कितनी थी? तो इसमें सदस्य संख्या थी 60। इसमें टोटल 60 सदस्य थे भैया जी। ठीक है, सदस्य संख्या कितनी थी? 60 थी। तो इसमें टोटल भैया जी कितने सदस्य थे? इसमें टोटल सर 60 सदस्य थे। ये बात ध्यान रखना है आपको, हमको, सबको। तो भाई इसमें 60 सदस्य थे, इसमें 60 सदस्य थे। मैं फिर से बोल रहा हूं सर, इसमें 60 सदस्य थे इसमें। अब इसमें ये जो 60 सदस्य थे, इन 60 सदस्यों में से 34 सदस्य जो हैं वह नॉमिनेटेड होने थे, वह मनोनीत होने थे 34, और बचे हुए 26 जो हैं वह निर्वाचित होने थे। 26 सदस्य क्या होने थे? निर्वाचित होने थे। तो 60 सदस्यों में से 34 सदस्य तो मनोनीत होने थे और 26 सदस्य भैया जी क्या होने थे? निर्वाचित होने थे। ठीक है, लेकिन ये जो सदस्य थे, इन सदस्यों का कार्यकाल भैया जी आप लिख लीजिएगा 5 साल का था। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का था, 5 वर्ष था इनका कार्यकाल। ठीक है, तो द्विसदनीय केंद्रीय विधान परिषद था, द्विसदनीय। ठीक है, जैसे आज हमारी संसद है ना बाई कैमरल, ऐसे ही द्विसदनीय था बिल्कुल। जिसमें से जो उच्च सदन था राज्यसभा की भांति वो राज्य परिषद था, और निम्न सदन लोकसभा की भांति विधानसभा था। ठीक है, अब जैसे राज्यसभा में 12 मनोनीत हैं, 233 निर्वाचित हैं, तो ऐसे ही 26 निर्वाचित और 34 मनोनीत थे। अब आप निम्न सदन पे आएंगे, विधानसभा पे। इस विधानसभा में होने थे 145 सदस्य। कितने बेटा? 145 सदस्य होने थे, 145 सदस्य होने थे इसमें। मैं लिख देता हूं 145। इसमें भी वही व्यवस्था थी। ठीक है जी, इसमें भी वही व्यवस्था थी भैया जी। कौन सी व्यवस्था? कि कुछ निर्वाचित होने थे और कुछ मनोनीत होने थे और बहुत ज्यादा निर्वाचित होने थे। तो इसमें कुछ मनोनीत होने थे और कुछ बच्चे निर्वाचित होने थे। तो 145 में से इसमें 40 जो थे, 40 मनोनीत थे। 40 अगर मनोनीत हुए तो 105 इलेक्टेड हो गए बेटा। 105 कैसे हो गए? 105 इलेक्टेड हो गए, 105 निर्वाचित हो गए, 105 निर्वाचित हो गए। ये बात समझ में आ रही है? 105 निर्वाचित हो गए। चलिए, और आप पूछेंगे सर इन सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का था। इन सदस्यों का जो कार्यकाल था, विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का था। 3 वर्ष का था, वर्ष का था। ऐसा पहली बार हुआ बच्चे, ठीक है, कि ये सारी चीज हुई। ठीक है, अब प्रांतों की भी तो, जैसे केंद्र में विधान परिषद है, ऐसे ही प्रांतों में भी है बेटा विधानमंडल, प्रांतों में भी विधानमंडल है। तो इस अधिनियम से क्या हुआ कि बेटा प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। देखिए, इस अधिनियम से सर क्या हुआ? प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया, द्वैध शासन लागू किया गया, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया, लागू किया गया। ठीक है सर, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। अब इसका मतलब क्या है सर? प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया, तो भैया जी इसका मतलब यह है
कि प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू होने का मतलब है कि हमने प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा, दो भागों में। तो तभी हम कहेंगे कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया, क्योंकि प्रांत के विषयों को दो भागों में बांट दिया गया। अब जो प्रांतों के विषयों को बेटा दो भागों में बांटा गया, ठीक है, अभी जो प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, ठीक है ना, इसमें एक विषय थे आरक्षित और दूसरे थे हस्तांतरित। हस्तांतरित, आरक्षित और हस्तांतरित, मतलब आप इस व्यवस्था को इस तरह से समझो कि हमने प्रांतों में द्वैध शासन, मतलब कि साहब जो प्रांतीय विधायिका है, जो प्रांतीय विधायिका है, हमने प्रांतीय विधायिका के विषयों को दो भागों में बांट दिया। आरक्षित विषयों पे जो प्रशासन करेगा ये महत्व के विषय होंगे। इन विषयों पर प्रशासन करेगा उस राज्य का गवर्नर, ठीक है, उस प्रांत का गवर्नर इन पर प्रशासन करेगा। ये महत्व के विषय हैं, ये महत्व के विषय हैं। जैसे इसमें राजस्व आएगा, इस विषय में राजस्व आएगा, इसमें पुलिस आएगा, इसमें संचार आएगा, ये महत्व के विषय हैं। हस्तांतरित विषय जो है वो इतने महत्व के नहीं है बेटा। तो इन विषयों पर प्रशासन करने की जो जिम्मेदारी दी गई वो वहां के बच्चे मंत्री परिषद को दी गई, जो उस राज्य में मंत्री परिषद होगी। मतलब जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का बहुमत होगा तो पॉलिटिकल पार्टी वाला जो है बच्चे, जिसका बहुमत है वो अपनी सरकार बनाएगा। तो जिस पॉलिटिकल पार्टी का बहुमत, वो पॉलिटिकल पार्टी अपनी क्या बनाएगी? वो पॉलिटिकल पार्टी अपनी सरकार बनाएगी बच्चे। तो बस ध्यान रखना है, प्रशासन इसमें मंत्री परिषद करेगी। ये विषय कैसे हैं? ये बिल्कुल भी महत्व के विषय नहीं है, ठीक है। इन विषयों में क्या आ जाएगा? इन विषयों में आ जाएगा साहब आपका शिक्षा, इनमें आ जाएगा आपका स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य, ठीक है, सिंचाई। तो ये इतने महत्व के विषय नहीं है जो हस्तांतरित विषय है। क्लियर है? इसके बाद 1919 के अधिनियम से एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह हुआ कि बच्चे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने भारत राज्य सचिव और उसकी परिषद का वेतन अब उन्होंने भारतीय राजकोष से देना बंद कर दिया। मैंने आपको बताया था ना कि भारत राज्य सचिव और उसका वेतन भारतीय राजकोष से 1919 तक दिया जाएगा। 1919 तक भारत राज्य सचिव और उसकी परिषद का वेतन भारतीय राजकोष से दिया गया, मैंने बताया था। तो इस अधिनियम से क्या हुआ सर? भारत राज्य सचिव और उसकी परिषद का वेतन ठीक है ना, अंग्रेजी राजकोष से दिया जाने लगा। भारतीय राजकोष से देना बंद किया गया और अंग्रेजी राजकोष से दिया जाने लगा, राजकोष से दिया जाने लगा, राजकोष से दिया जाने लगा। तो भारत सचिव और उसकी बेटा परिषद का वेतन किससे? अंग्रेजी राजस्व से, अंग्रेजी राजकोष से दिया जाने लगा, ठीक है। लेकिन ठीक है, इन्होंने क्या किया? एक बड़ी अच्छी चाल खेली इन्होंने, ठीक है, जो भारत राज्य सचिव था बेटा, भारत राज्य सचिव के कार्यों को हस्तांतरित कर दिया, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि भारत राज्य सचिव के कार्यों को, कुछ कार्यों को, भारत राज्य सचिव के सभी नहीं, बल्कि भारत राज्य सचिव की जो कुछ ड्यूटीज थी, कुछ जो राइट्स थे, उसके कुछ राइट्स ऑब्लिक उसके कुछ ड्यूटीज को इन्होंने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है ना। और किसको बच्चे? इंडियन हाई कमिश्नर को, भारतीय उच्चायुक्त को। तो हम कह सकते हैं उच्चायुक्त। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि इंडियन हाई कमिश्नर, भारतीय उच्चायुक्त, ठीक है ना, ऑफिस का क्रिएशन कब किया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में, ठीक है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि इंडियन हाई कमिश्नर के पद का सृजन कब किया गया, भारतीय उच्चायुक्त के पद को कब बनाया गया, भारतीय उच्चायुक्त के पद का कब गठन किया गया, तो जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे कि साहब ऐसा कब किया गया बच्चे? तो ऐसा किया गया आपका 1919 के भारत शासन अधिनियम में। 1919 के भारत शासन अधिनियम में क्या क्या हुआ, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहली बात, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करने के बाद बेटा सिखों को भी इसमें शामिल कर दिया गया, ठीक है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हुई कि केंद्रीय विधान परिषद जो है, केंद्रीय विधान परिषद को द्विसदनीय कर दिया गया। उच्च सदन, राज्य परिषद, निम्न सदन बच्चे
केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद जो है, राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60 होनी है। इन सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होना है। इन 60 सदस्यों में से बच्चे 34 मनोनीत होने हैं और 26 जो है वो निर्वाचित होने हैं, मतलब मनोनीत ज्यादा, निर्वाचित कम है। केंद्रीय विधानसभा जो है उनके सदस्यों का कार्यकाल होना है 3 वर्ष। उनके सदस्यों की संख्या 145, जिसमें से 40 निर्वाचित और शेष बचे हुए 40 मनोनीत और शेष बचे हुए जो 105 हुए वो होंगे भैया आपके निर्वाचित। क्लियर है। इस अधिनियम में और क्या हुआ, इस अधिनियम में ठीक है प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। बड़ा पूछा जाता है, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया मतलब प्रांत के विषयों को 2 भागों में बांट दिया, आरक्षित और हस्तांतरित, जिनमें हस्तांतरित विषयों पर प्रशासन करने का अधिकार ठीक है मंत्रिपरिषद को दिया गया और आरक्षित विषयों पर गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल प्रशासन करेगी। आरक्षित विषय महत्व के विषय थे, हस्तांतरित विषय कुछ भी नहीं थे। क्लियर है। इसके बाद ठीक है ना, क्योंकि बहुत प्रेशर पड़ रहा था ना अंग्रेजों के ऊपर, होम चार्जेस के रूप में अंग्रेज ठीक है ना अपनी राज्य सचिव और उसके पूरी परिषद का वेतन भारतीय राजकोष से दे रहे हैं। तो उन्होंने अब ये दिखावा किया कि नहीं ठीक है हम भारतीय राजकोष से अब अपने राज्य सचिव और उसकी काउंसिल का वेतन नहीं देंगे। हाँ, इन्होंने इंडियन हाई कमिश्नर नामक एक नए पद का गठन किया, उसको राज्य सचिव के कुछ काम दे दिए और उसका जो वेतन है ठीक है उसका जो वेतन है उसका वेतन अब दिया जाने लगा बेटा किससे, भारतीय राजकोष से। क्लियर है। अब इसके बाद लास्ट चलते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 का भारत शासन अधिनियम। का भारत शासन अधिनियम ठीक है। अब हम इसकी तरफ चलते हैं, 1935 के भारत शासन अधिनियम को देखते हैं। आइए सब लोग ठीक है ना पूरे अपनी निगाह से ठीक है पूरे कंसंट्रेशन से देखेंगे। 1935 के भारत शासन अधिनियम में क्या हुआ बच्चे, ठीक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो ये की गई कि जो प्रांतों में द्वैध शासन था, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन स्थापित कर दिया गया। बात समझ में आ रही है बच्चे। तो इसमें क्या किया गया कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। जो हमने प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा था ना, तो हमने प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया बेटा, ठीक है ध्यान रखना। तो प्रांतों में क्या किया गया भैया जी, ठीक है प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, ये ध्यान रखना है आपको। तो सर प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके कहां पर स्थापित किया गया भैया जी द्वैध शासन, केंद्र में। ठीक है, तो प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त करके भैया जी केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया। केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया, यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया। ठीक है सर, तो प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया, स्थापित किया गया। किया गया, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है सर। तो हमने प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त कर दिया केंद्र में। केंद्र में द्वैध शासन स्थापित करने का मतलब है कि हमने केंद्र के विषयों को 2 भागों में बांट दिया, आरक्षित और हस्तांतरित। ठीक है, हमने केंद्र के विषयों को 2 भागों में बांट दिया बच्चे, किसमें, आरक्षित और हस्तांतरित। तो इसलिए मैंने बोला कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके हमने केंद्र में द्वैध शासन स्थापित कर दिया, है ना जी, ये बात क्लियर है। इसके अलावा इस अधिनियम से क्या किया गया कि कुछ प्रांतों की विधान परिषद को द्विसदनीय कर दिया गया। जैसे 6 राज्यों की जो विधान परिषद है इस समय वर्तमान में, या 6 राज्यों का जो विधानमंडल है वो द्विसदनीय है। अभी वर्तमान में 6 राज्य तो है बेटा जिनका विधानमंडल द्विसदनीय है। अभी वर्तमान में 6 ही तो राज्य है ना जिनका विधानमंडल द्विसदनीय है, बोलो है कि नहीं, 6 ही राज्य है जिनका विधानमंडल द्विसदनीय है। वो कौन कौन से 6 राज्य हैं बाबू, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, ठीक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और आपका कर्नाटक है, 6 राज्य। तो ऐसे ही इस अधिनियम से देखिए क्या किया गया, तो इस अधिनियम से भैया जी कुछ प्रांतों के विधानमंडल को भी द्विसदनीय कर दिया गया, कुछ प्रांतों के विधानमंडल को भी द्विसदनीय कर दिया गया, विधानमंडल को द्विसदनीय कर दिया।
द्विसदनीय कर दिया गया। ठीक है, इसी अधिनियम से ऐसा किया गया। तो इस अधिनियम से बेटा कुछ प्रांतों के विधानमंडल को द्विसदनीय कर दिया गया। ये टोटल 6 प्रांत थे यहां पर भी। वो 6 प्रांत कौन कौन से थे बच्चे? बंगाल तो होगा ही होगा, बंबई भी होगा बच्चे, ठीक है ना, और मद्रास भी होगा। बंगाल, बंबई, मद्रास, ये तीनों सबसे पुरानी प्रेसिडेंसी है। तो बंगाल, मद्रास और बंबई, ये तो क्योंकि सबसे पुरानी प्रेसिडेंसी है, ये तो होंगी होंगी बच्चे। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा इसमें संयुक्त प्रांत होगा, 4 हो गया। संयुक्त प्रांत एक बड़ा प्रांत है, तो संयुक्त प्रांत होगा सर। इसमें बिहार होगा, इसमें असम होगा, असम होगा। देखना बाबू, हो गए कि नहीं? बोलो, हो गए कि नहीं? 6, बिल्कुल ठीक है ना। चलिए, इसी 1935 के भारत शासन अधिनियम से, मैंने बताया था ना कि 1935 के भारत शासन अधिनियम से हमने क्या लिया है? शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां, है ना, मैंने बताया था कि नहीं बिल्कुल शुरुआत में। 1935 के भारत शासन अधिनियम से जो हमने लिए गए उपबंध हैं, जो प्रोविजंस हैं, उनमें मैंने आपको बताया था उन प्रोविजंस में कि शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां ली हैं हमने। लोक सेवा आयोग लिया है, ठीक है ना, संघ लोक सेवा आयोग लिया है हमने, बेसिकली राज्यपाल का कार्यालय लिया है। तो ऐसे ही ठीक है, इस अधिनियम में शक्तियों के वितरण की, शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां, 3 सूचियां, शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां निर्धारित की गई। शक्तियों के वितरण की, ठीक है, 3 सूचियां बनाएगी बच्चे इस अधिनियम से। और शक्तियों के वितरण की जो 3 सूचियां थी, वही संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और बाबू समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय विधान परिषद को है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाएंगे जो प्रांतीय विधान परिषद होंगे, ठीक है ना। और समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन केंद्रीय विधान परिषद का कानून मान्य होगा। ठीक है, संघ सूची में विषयों की संख्या 59 थी, संघ सूची में 59 थे। राज्य सूची में विषयों की संख्या 56 थी। समवर्ती सूची में विषयों की संख्या 34 थी बेटा, 36 थी, ठीक है, इसमें 36 थी। तो समवर्ती सूची में विषयों की संख्या 36 है। समवर्ती सूची में विषयों की संख्या 36 है, राज्य सूची में विषयों की संख्या 54 है, और संघ सूची में विषयों की संख्या 59 है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसमें कंफ्यूजन मत करना बिल्कुल भी आप, ठीक है। समवर्ती सूची में 36 है, 36, राज्य सूची में 54 है, और संघ सूची में विषयों की संख्या 59 है। कितनी है? 59 है। क्लियर है बच्चे? तो शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां बनी इस अधिनियम से, और जो शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां बनी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में विषयों की संख्या, मेरे साथ बोलो बेटा, कितनी? 59। संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी? 59। राज्य सूची में विषयों की संख्या कितनी? 54। और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी बेटा? 36। ठीक है, 36, है ना। इसके बाद इस अधिनियम में और क्या क्या प्रावधान थे? इस अधिनियम के और क्या क्या प्रोविजंस थे? शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां बनी, ठीक है ना बच्चे। इसी अधिनियम से एक संघ लोक सेवा आयोग बना, इसी अधिनियम से एक संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। गठन किया गया भैया जी, है ना जी, संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई इसी अधिनियम से, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके प्रमुख न्यायाधीश जो थे, मुख्य न्यायाधीश, ये बहुत पूछा जाता है कि संघीय न्यायालय की स्थापना की गई जिसके मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वायर थे। कौन थे बेटा? मॉरिस ग्वायर थे, मॉरिस ग्वायर थे, ठीक है। कौन थे भैया जी? मॉरिस ग्वायर थे। बहुत अच्छे बच्चे, ठीक है। संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, जिसने 1 अक्टूबर 1937 से कार्य करना प्रारंभ किया था, कार्य करना प्रारंभ किया था, कार्य करना प्रारंभ किया था। कब से सर? 1 अक्टूबर 1937 से उसने कार्य करना प्रारंभ किया था, ठीक है ना। इसके बाद बेटा इसी अधिनियम से, ठीक है ना, बर्मा को भारत से अलग किया गया। यही अधिनियम था, इसी अधिनियम से, इसी अधिनियम से, नियम से बर्मा को
भारत से अलग किया गया, बर्मा को भारत से अलग किया गया, भारत से अलग किया गया, अलग किया गया, यही वो अधिनियम था। ठीक है बच्चे, और बाकायदा ये कोई अधिनियम नहीं था, ये अपने आप में एक बृहद संविधान था। ये अपने आप में बेटा एक ह्यूज कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट था, जिसने एक संविधान का रूप धारण कर लिया था, क्योंकि इस अधिनियम में 14 भाग थे। जैसे आज हमारे संविधान में 22 भाग है ना, ऐसे इस अधिनियम में 14 भाग थे। जैसे आज 395 अनुच्छेद है, वैसे ही इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद थे, 321 अनुच्छेद थे। और जैसे आज हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां है ना, ऐसे इस अधिनियम में बेटा 10 परिशिष्ट थे, परिशिष्ट बिल्कुल अनुसूचियों की ही तरह 10 परिशिष्ट थे, 10 परिशिष्ट थे। ठीक है, तो इस अधिनियम में क्या क्या हुआ? 1935 के भारत शासन अधिनियम से सबसे पहले तो हमने इस अधिनियम से प्रांतों में द्वय शासन को समाप्त कर दिया। जो हमने प्रांतों के विषयों को 2 भागों में बांटा था ना, आरक्षित और हस्तांतरित, तो हमने बेटा ठीक है प्रांतों में द्वय शासन को समाप्त कर दिया, केंद्र में द्वय शासन स्थापित किया। एक्चुअली हमने केंद्र के विषयों को 2 भागों में बांटा, आरक्षित और हस्तांतरित में। ठीक है, इसके अलावा ठीक है हमने 6 राज्यों में मतलब 6 प्रांतों में वहां के भी विधान परिषद को द्विसदनीय कर दिया, जिसमें ठीक है बंगाल तो आएगा ही आएगा, मद्रास और बंबई आएगा, बिहार और असम आएगा, संयुक्त प्रांत आएगा, 6 प्रांतों में। ठीक है, वहां के विधानमंडल को हमने द्विसदनीय कर दिया। ठीक है सर, और अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल उसकी परिषद को दिया गया। ये लिख लेना आप, किस अधिनियम से हमने जो अपशिष्ट विषय है, इस अधिनियम से हमने अपशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल उसकी परिषद को दिया। जैसे आज अपशिष्ट विषयों पर कानून कौन बनाता है बेटा? आज अपशिष्ट विषयों पर कानून संसद बनाती है। अपशिष्ट विषय का मतलब क्या है सर? आप जानते हैं, जिनका उल्लेख ना तो संघ सूची में, ना राज्य सूची में, ना समवर्ती सूची में, वो अपशिष्ट विषय है। तो अपशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल उसकी परिषद को दिया। किसको बेटा? गवर्नर जनरल उसकी परिषद को दिया, है ना। चलिए, और बृहद दस्तावेज था। ठीक है, एक बृहद दस्तावेज था, एक ह्यूज कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट था, जिसमें 14 भाग थे, 321 अनुच्छेद थे और 10 परिशिष्ट थे। जिसमें 14 भाग, 321 अनुच्छेद और 10 परिशिष्ट थे। ठीक है, शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां बनी, जिसमें संघ सूची में 59, राज्य सूची और समवर्ती सूची में 54 और 36 विषय थे। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, जिसने 1 अक्टूबर 1937 से काम करना स्टार्ट किया, जिसके मुख्य न्यायाधीश मॉरिस स्क्वायर थे। ठीक है, इसी अधिनियम से बर्मा को भारत से अलग किया गया। ठीक है सर, ये है कुल मिलाकर। और ठीक है, एक स्टेटमेंट है जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू आप लिख लेना, जवाहरलाल नेहरू ठीक है ना, इस अधिनियम को ठीक है ना ऐसा कहते हैं कि भाई ये जो है ठीक है दासता का चार्टर है। ये क्या है? दासता का चार्टर है। और ये अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। तो जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को दासता का चार्टर कहा। क्या कहा? कि यह दासता का चार्टर है और अनेकों ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। तो यह दासता का चार्टर और अनेकों ब्रेकों वाली इंजन की गाड़ी है। ठीक है, इंजन रहित गाड़ी है। कुल मिलाकर लव यू ऑल बच्चों। अब आपकी क्लास जो कंटिन्यू होंगी, ठीक है जी, हाँ, संविधान संशोधन वगैरह बेटा सब कराऊंगा मैं। और ठीक है, अब जो आपकी क्लास कंटिन्यू होगी आज है 2 तारीख। ठीक है, 3, 4, 5, 6 मैं लूंगा छुट्टी। ठीक है, 3, 4, 5, 6 की छुट्टी लूंगा मैं। 7 तारीख से फिर मैं आपकी क्लास कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, और 7 तारीख से जो पॉलिटी की क्लास होगी डेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस। बस आप ये मान के चलो कि वो आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, लव यू ऑल बच्चों।